नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो हमारा जूनियर अकाउंटेंट सेकंड मॉडल पेपर हमने सोल्व किया था। टेस्ट सीरीज सेकंड का कुछ पार्ट उसका रह गया था, तो आज हम टेस्ट सीरीज थर्ड में उसका क्वेश्चन करने वाले हैं। 61 to 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, 1 to 60 तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे और 60 to 100 हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि 60 to 100 क्वेश्चन को। ठीक है, 60 यानी कि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 60वां क्वेश्चन और 61वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। 60 तक क्वेश्चन हमने कर लिया था। ठीक है, और इसमें हमने अंकेक्षण से संबंधित क्वेश्चन लिए हैं और साथ ही अर्थशास्त्र से संबंधित हमने क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक्स से संबंधित हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और 61वां क्वेश्चन देखिए। 61वां क्वेश्चन आपके सामने है और 61वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए 61वां क्वेश्चन है, यह जांचने के लिए बिक्री रिकॉर्ड की गई या नहीं की गई अंकेक्षण को नमूना निकालना चाहिए। ठीक है, यह जांचने के लिए कि बिक्री रिकॉर्ड की गई है या नहीं अंकेक्षक को नमूना निकालना चाहिए। तो क्या निकालना चाहिए जिससे पता चले कि बिक्री से संबंधित रिकॉर्ड हमने कर लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि क्रय आदेश का फाइल से, विक्रय आदेश की फाइल से। ऑप्शन 3 है विक्रय बीजक फाइल से में से, और लद्दाख के बिल फाइल से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विक्रय बीजक फाइल से। हमें यह पता चल जाएगा कि अंकेक्षण ने जो विक्रय रिकॉर्ड निकाला है उसे अंकेक्षण का मैचिंग करेगा और उसके आधार पर ही बिक्री रिकॉर्ड को चेक करेगा। ठीक है, तो बिक्री बीजक की फाइल से हमें ये पता चलेगा कि बिक्री रिकॉर्ड सही है या नहीं है। नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है और 62 क्वेश्चन में हमें 62 क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या लिखा है। आंतरिक अंकेक्षण उपयोगी हैं। आंतरिक अंकेक्षण उपयोगी हैं। मदों के गहन अंकेक्षण में अशुद्धियों एवं कपटों की खोज करने में, अशुद्धियों एवं कपटों की रोकथाम करने में, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो हमें इससे पता क्या चलता है, इससे पता चलता है कि हमें मदों की गहन अंकेक्षण करने में भी पता चलता है, अशुद्धियों एवं कपटों की खोज करने में भी पता चलता है, और अशुद्धियों और कपटों का रोकथाम करने में भी ये आंतरिक अंकेक्षण उपयोगी है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इंपॉर्टेंट राइट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये 62 वाला क्वेश्चन आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 63 क्वेश्चन है। आंतरिक अंकेक्षण है, आंतरिक नियंत्रण का अंग, आंतरिक नियंत्रण का अंग है, आंतरिक नियंत्रण का से व्यापक है, आंतरिक नियंत्रण के समान है, आंतरिक नियंत्रण से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आंतरिक अंकेक्षण का अंग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाता है इस क्वेश्चन का। और नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। टीमिंग और लीडिंग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन 1 है हमारे पास में, इसके परिणाम स्वरूप नगद प्राप्तियों का जानबूझकर निर्विनियोजन करना। ठीक है, ऑप्शन 2 है यह नगद प्राप्तियों के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन 3 है यदि एक ही व्यक्ति नगद प्राप्तियां एवं नगद भुगतानों का रखरखाव करता है तो टीमिंग
और लीडिंग होने की संभावना रहती है, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 3 में है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3। यदि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। यदि एक ही व्यक्ति नगद प्राप्तियां एवं नगद भुगतानों का रखरखाव करता है तो इसे टीमिंग और लीटिंग होने की संभावना रहती है, ठीक है, टीमिंग और लीटिंग होने की संभावना रहती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 65 क्वेश्चन की, और 65 का क्वेश्चन हमसे कहता है लागत अंकेक्षण से संबंधित धारा है। लागत अंकेक्षण से संबंधित धारा कौन सी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन 1 है 139 233 ए, और सेक्शन है 148 और सेक्शन है 145, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 148 आंसर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 66 सरकारी कंपनियों का अंकेक्षण अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो सरकारी अंकेक्षक होता है या कंपनी का जो अंकेक्षण होता है वो अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है, अंशधारियों को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, या सीएजी को, ठीक है। वापस समझ ले क्वेश्चन क्या है। सरकारी कंपनियां, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि सरकारी कंपनियों का अंकेक्षण अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है, ठीक है, किसको प्रस्तुत करता है। तो ये सरकारी, अगर सरकारी अंकेक्षक हैं तो अपनी रिपोर्ट सीएजी को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 67 क्वेश्चन। पूरक अंकेक्षक को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो पूरक अंकेक्षक को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हमारे सामने है कुशलता अंकेक्षण, सामयिक अंकेक्षण, वैधानिक अंकेक्षण, निपुणतामय औचित्य अंकेक्षण, ठीक है, निपुणतामय औचित्य अंकेक्षण, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 निपुणतामय औचित्य अंकेक्षण किसे कहते हैं, इसको कहते हैं पूरक अंकेक्षण को, पूरक अंकेक्षण को कहते हैं, ठीक है। पूरक अंकेक्षण क्या होता है, एक बार से दोबारा अंकेक्षण की जाती है, ठीक है। पूरक अंकेक्षण ऐसा अंकेक्षण जिसे हमें ये पता चले कि सब्स्टिट्यूट्स अंकेक्षण, मतलब इसका एक भाग का अंकेक्षण करने के बाद पता चल जाता है कि पूरी ओवरऑल जो अंकेक्षण है वो सही है, ठीक है। तो पूरक अंकेक्षण कहते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 68 क्वेश्चन। अंकेक्षण को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। अंकेक्षक को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है, ठीक है। प्रबंधक को, स्वामियों को, सरकार को, और नियोक्ता अधिकारियों को, ठीक है। तो नियोक्ता अधिकारियों को, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही हो जाता है, स्वामियों को। अंकेक्षक प्रतिवेदन प्रस्तुत किसको करना होता है, स्वामियों को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन प्रस्तुत हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन है अंकेक्षण किसी भी संस्था में चाहे लाभ कमाने वाले के उद्देश्य से हो या नहीं, चाहे वह उसका आकार हो और वैधानिक स्वरूप कुछ भी हो, वित्तीय सूचनाओं को स्वतंत्र जांचता है, ठीक है, जांच है, जबकि ऐसी जांच उस पर राय प्रकट करने के उद्देश्य से की गई हो। अंकेक्षक की ये परिभाषा किसने की, मतलब अंकेक्षक क्या होता है, वो किसी भी संस्था का, चाहे वो लाभ कमाने वाली हो या नहीं हो, उसका आकार छोटा हो, बड़ा हो, वैधानिक हो, किसी भी प्रकार से फर्म हो, उसका अंकेक्षण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, स्वतंत्र जांच की जाती है। ऐसी जांच की जाती है जिससे राय प्रकट करने का ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। प्राथमिकता किसको दी जाती है, राय। क्वेश्चन आ जाए अंकेक्षक का मेन उद्देश्य क्या होता है, तो राय प्रकट करना, ठीक है। अब ये परिभाषा किसने दी है, यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, देखिए पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण एवं आश्वासन मंडल मानक मंडल द्वारा, स्पाइसनर और बेगनर के द्वारा, लॉरेंस डिक्सी के द्वारा, जे.आर. बाटली बॉय के द्वारा, ठीक है, जे.आर. बाटली बॉय के द्वारा। तो ये क्वेश्चन में परीक्षा में पहले भी क्वेश्चन में आई हुई परिभाषा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अंकेक्षण की, जो अच्छी परिभाषा देने वाला है हमारे सामने
अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण एवं आश्वासन मंडल के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आपको डेफिनेटली ये परिभाषा भी याद हो गई होगी। और क्या है परिभाषा कि चाहे कैसा भी व्यवसाय हो, इसका उद्देश्य लाभ कमाना हो या नहीं हो, लेकिन उसका उद्देश्य जो अंकेक्षण किया जा रहा है, उसकी जांच की जा रही है, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? मेन उद्देश्य होता है राय प्रकट करना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और 70 नंबर का क्वेश्चन है, एक अंकेक्षक का अधिकार है। अब एक अंकेक्षक का क्या अधिकार है? देखिए, स्पष्टीकरण देने के लिए, पारिश्रमिक लेने के लिए, निरीक्षण करने का और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अंकेक्षक होता है स्पष्टीकरण देता है। ठीक है, स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, फाइनली रिपोर्ट उसमें बताएगा, अपनी राय प्रकट करेगा, तो क्या होगा? स्पष्टीकरण। ठीक है, और बदले में क्या लेगा? पारिश्रमिक लेगा। ठीक है, निरीक्षण करने का होता है। ठीक है, तो ये अधिकार किसके होते हैं? सभी अंकेक्षक के, ऑडिटर के है। एक एज ए ऑडिटर के रूप में ये उसको राइट्स दे रखे रहते हैं। ठीक है, 71 नंबर का क्वेश्चन है, अशुद्धियों को प्रकट में अशुद्धियों के प्रकारों में क्या सम्मिलित नहीं है? अशुद्धियों के प्रकारों में क्या सम्मिलित नहीं है? सिद्धांतों की अशुद्धियां, संप्रेषण की अशुद्धियां, हिसाब की अशुद्धियां, दोहराव की अशुद्धियां। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संप्रेषण की अशुद्धियां। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है 72 नंबर का क्वेश्चन, और 72 नंबर में क्वेश्चन में लिखा है, निरीक्षण, परीक्षण और निर्धारण द्वारा एक अंकेक्षण प्रणाली को परीक्षण करता है। आंतरिक अंकेक्षण, आंतरिक नियंत्रण और सतत अंकेक्षण, वैधानिक अंकेक्षण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आंतरिक नियंत्रण। आंतरिक नियंत्रण से क्या डिसाइड होगा? निरीक्षण, परीक्षण और निर्धारित करने एक अंकेक्षण प्रणाली का परीक्षण करता है। ठीक है, आंतरिक नियंत्रण। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 73 क्वेश्चन। इसमें लिखा है, यदि किसी कोयले की खान में 2000 टन कोयले के भंडार का अनुमान हो और वह खान 5000 में खरीदी गई हो, तो उस खान में 1 टन कोयला निकालने पर 25 पैसे का मूल्यह्रास के अपलिखन करने होंगे। यदि किसी वर्ष 2000 टन कोयला निकाला जाता है तो 500 रुपये मूल्यह्रास अपलिखित करना होगा। कोयले में कौन सी विधि मूल्यह्रास अपलिखित की जाती है? जब भी ये क्वेश्चन आए, आपको खान से संबंधित कोई भी डेप्रिसिएशन की बात की जाए, कोयला निकालने से संबंधित कोई भी रिक्तीकरण की बात की जाए, तो वहां पर एक ही मेथड काम आती है, रिक्तीकरण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए कहां पर है, ऑप्शन नंबर 4 में है रिक्त इकाई पद्धति। रिक्त इकाई पद्धति, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिक्त इकाई पद्धति, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है 74, ऐसा संचय जो विद्यमान तो है लेकिन चिट्टे पर उसका अस्तित्व प्रकट नहीं होता है, उसे कहते हैं। ठीक है, ऐसा संचय जो विद्यमान तो है लेकिन चिट्टे में उसका अस्तित्व प्रकट नहीं होता है, उसे कहते हैं। सामान्य संचय, गुप्त संचय, पूंजी संचय, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गुप्त संचय कभी भी एसेट्स बैलेंस शीट में कभी प्रकट नहीं होते हैं। ऐसे संचय विद्यमान तो होते हैं लेकिन उनका प्रकट नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑडिट का लास्ट क्वेश्चन है, और ऑडिट का लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, आंतरिक निरीक्षण के अंतर्गत जांच का कार्य किया जाता है। ठीक है, आंतरिक निरीक्षण किया जाता है तो जांच का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन 1 है हमारे पास में प्रबंधकों द्वारा। ठीक है, और अंकेक्षक के कर्मचारियों के द्वारा, अंकेक्षक द्वारा, संस्था में ही कर्मचारियों द्वारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्था में ही कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो संस्था के कर्मचारी रहते हैं वही आंतरिक निरीक्षण में सहायता करते हैं, आंतरिक निरीक्षण की जांच करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिए हैं ऑडिट के। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स के, और इकोनॉमिक्स में महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 76, डीडवाना में सोडियम सल्फेट संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? डीडवाना में सोडियम सल्फेट संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 77, राज्य के कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या है। प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? ठीक है, अब इस क्वेश्चन का याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 76.55 लाख। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 78 नंबर के क्वेश्चन की, और 78 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्तीय क्षेत्र में सुधारों के बारे में सही है? ऑप्शन आपके सामने है कि वित्तीय क्षेत्र में सुधार मुख्य रूप से बैंकिंग से संबंधित हैं, वित्तीय क्षेत्र में सुधार मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा बाजारों से संबंधित हैं। ऑप्शन 3 है 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन 4 है 1 और 2 दोनों गलत हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, दोनों पॉइंट हमारे सामने जो दे रखे हैं उपरोक्त वो सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 79, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आर्थिक कारक जनसंख्या के असमान वितरण के लिए निर्धारित रूप से कार्य नहीं करता है? शहरीकरण, कृषि पद्धति, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, राजनीतिक निर्णय। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कृषि पद्धति। ठीक है, कृषि पद्धति यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80, और 80 क्वेश्चन कहता है हमसे भारत निम्नलिखित में से किस देश से चाय की अधिकतम मात्रा आयात करता है? तो कौन से देश से चाय की अधिकतम मात्रा आयात करता है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर 1 है चीन, ऑप्शन नंबर 2 है केनिया, ऑप्शन नंबर 3 है नेपाल, ऑप्शन नंबर 4 है बांग्लादेश। तो कौन से देश से अधिकतम आयात करता है, चाय की अधिकतम मात्रा आयात करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, नेपाल से। ठीक है, नेपाल से ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, अगला क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन, भारत में योजना अवधि से सर्जित सिंचाई क्षमता में प्रस्तुत सिंचाई क्षमता में काफी अंतर रहा है। इस स्थिति के लिए निम्न में से कौन सा कारण जिम्मेदार नहीं है? भारत में जल संसाधनों की कमी एवं सूखा, ऑप्शन नंबर 2 है अपूर्ण वितरण व्यवस्था, ऑप्शन नंबर 3 है कमांड क्षेत्र का अधूरा विकास, ऑप्शन नंबर 4 है सिंचाई भूमि के अन्य प्रयोजनार्थ विकास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भारत में जल संसाधनों की कमी एवं सूखा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमसे कहता है मुद्रास्फीति का कारण है। तो मुद्रास्फीति का क्या कारण है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है मुद्रास्फीति का? ऑप्शन है वस्तुओं के मूल्य को बढ़ना। ठीक है, मुद्रा के मूल्य में गिरावट, विनिमय दरों में सुधार, और ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त 1 और 2। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो सही हो जाता है कि वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है या मुद्रा का मूल्य गिरता है, दोनों ही की स्थिति क्या होती है, वो होती है मुद्रास्फीति। ठीक है, तो वो स्थिति क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे होता है? ऑप्शन 1 है पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से, ऑप्शन 2 है विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन से, ऑप्शन नंबर 3 है केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे होता है? पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 84 क्वेश्चन, और 84 क्वेश्चन कहता है भू उपयोगी सांख्यिकी 2020-21 के अनुसार भू उपयोग एवं उनके प्रतिवेदन क्षेत्र के संदर्भ में सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमें मिलाते हैं, वानिकी उपयोग 8.08%, स्थायी चारागाह एवं गोचर भूमि 6.91, ऑप्शन 3 है वृक्षों के झुंड एवं बाग
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक राइट हो जाता है, केवल एक सही है। ठीक है, तो केवल एक यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमसे कहता है 85 क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय के निम्न कथनों पर विचार करना है हमें। पहला कथन है यहाँ पर, कारक लागत वह लागत होती है जो उत्पादन में कुछ उत्पादन करने की प्रक्रिया में खर्च करनी पड़ती है। सेकंड पॉइंट है, भारत आधिकारिक तौर पर कारक लागत पर अपनी राष्ट्रीय आय की गणना करता है। थर्ड पॉइंट है, राष्ट्रीय आय की गणना आधार वर्ष 2011-12 है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बन जाता है हमारे सामने वो है ऑप्शन नंबर 3, 1 और 3 पॉइंट सही है। ठीक है, तो 1 और 3 पॉइंट यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाता है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, भारत में आधिकारिक तौर पर कारक लागत अपनी राष्ट्रीय आय की गणना करता है। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है 86 नंबर का क्वेश्चन, और 86 नंबर का क्वेश्चन है, लव कुश वाटिका विकसित की जा रही है। लव कुश वाटिका विकसित की जा रही है राज्य की इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, खनन क्षेत्र के लिए, मत्स्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, गायों को लंबी रोग से बचाने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है, इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन है 86-7 क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं? ठीक है, तो भारत में उच्च जन्म दर होगी तब भी जनसंख्या बढ़ेगी। ठीक है, और चिकित्सा सुविधाओं में बेहतर सुधार होगा तब भी जनसंख्या बढ़ेगी। ठीक है, बेरोजगारी और गरीबी यहाँ पर कारण नहीं है जनसंख्या वृद्धि का। यहाँ पर ऑप्शन जो 4 हैं, जीवन प्रत्यायी दर में बढ़ोतरी होगी तब भी जनसंख्या में प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो प्रभाव पड़ता है। मेनली अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो ऑप्शन अपने पास जो मेनली क्वेश्चन है वहाँ पर बेरोजगारी और काफ़ी हद तक गरीबी भी जनसंख्या वृद्धि के कारण हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली रूप से ये भी कारक हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपने पास 3 ही ऑप्शन निकालने थे, इसलिए बेरोजगारी और गरीबी को अपने स्प्लिट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हम बात करते हैं 88 क्वेश्चन की, और 88 क्वेश्चन है राजस्थान राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन से जिले मरु त्रिकोण में शामिल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को तो यूँ मान के चलिए परीक्षा में पूछने लायक क्वेश्चन है, और परीक्षा में इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बीकानेर, चूरू, नागौर, और जैसलमेर, चूरू, बीकानेर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर को मरु त्रिकोण में शामिल किया जाता है। ठीक है, मरु त्रिकोण में शामिल किया गया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में देखो बाड़मेर को शामिल नहीं किया गया है, तो यहाँ पर ये राइट आप अंदाजा लगा के चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब बहुत सारे विद्यार्थी ये भी कहेंगे कि इसमें बाड़मेर को भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर अपने क्वेश्चन की डिमांड को देखिए यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 89 नंबर का क्वेश्चन है, और 89 नंबर के क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति को दर्शाता है। ठीक है, यह पिछड़ी हुई परंपरा है, यह निर्धन और निरक्षर लोगों का निवास करते हैं, यह अर्ध विकसित और विकासशील हैं, यह अभी भी हिंदू विकास दर के पथ पर चल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अर्ध विकसित और विकासशील। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो है अर्ध विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 का, और 90 नंबर के क्वेश्चन को हम देखते हैं।
राज्य फाउंडेशन की स्थापना का उद्देश्य, राज्य फाउंडेशन की स्थापना का मेन उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो राज्य फाउंडेशन की स्थापना का मेन उद्देश्य है राज्य के विकास एवं राजस्थानियों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। भारत में, नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत में पहली जनगणना कब की गई थी? तो भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना की गई थी 1872 में 1872 में पहली जनगणना की गई थी, लेकिन विधिवत रूप से जनगणना हुई थी 1881 में। ठीक है, तो पहली जनगणना, भारत में पहली जनगणना संपन्न की गई थी, तो याद रखना 1881 में पहली जनगणना संपन्न की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य कर्मचारी का स्थानांतरण उसके अवकाश काल में रहते हुए वैदेशिक सेवा में हो रहा है तो उसका अवकाश पर रहना और अवकाश वेतन प्राप्त करना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हम बात करते हैं कि थर्ड ऑप्शन है, ऐसे स्थानांतरण की दिनांक से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि थोड़ा सा समय की ये देखनी पड़ेगी और कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम्स भी हैं नेटवर्क में, इस वजह से हम इस क्वेश्चनों को बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।